क्लैट में सिर्फ 5 महीने बचे हैं, तो इस टाइम पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना पढ़े, कब पढ़े, एग्जाम्स भी है और अगर ड्रॉपर हो तो बहुत सारा टाइम है, बट अब उसको परफेक्टली यूटिलाइज कैसे करना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू आंसर द बिगेस्ट क्वेश्चन कि अब नेक्स्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक एंड कुछ भी मिस मत करना। तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, देखो अब 5 महीने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी उतना ही टाइम है जितना अब टाइम है प्रैक्टिस का। तो अब ये जो 5 महीने हैं अपने को अच्छे से इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। अब देखो जो फर्स्ट मंथ है जुलाई का, उसमें अपने को सबसे पहले ये करना है, जो बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो बस ये करें, फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर मॉक में नंबर्स इंक्रीज करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मॉक एनालिसिस चलता ही रहेगा। देखो मॉक एनालिसिस ऐसी चीज़ है और मॉक देना ऐसी चीज़ है, आप पूरी पढ़ाई कर लो, फाउंडेशन क्लियर कर लो, आपका जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लो, एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग भी हो गया, मॉक्स भी दे दी, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, बट अगर एनालिसिस नहीं हो रहा है तो इस पूरी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस करा है तो ही आपका इतना पढ़ाई करना सही रहेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। तो ये तो जुलाई का हो गया। अब अगस्त, एक्यूरेसी एंड सेक्शनल मास्टरी। अब देखो अगर फाउंडेशन अपना क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर अब अपने को फोकस करना है सेक्शनल मास्टरी एंड एक्यूरेसी। क्योंकि अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर दिए बट अगर एक्यूरेसी है ही नहीं, 60% 50% एक्यूरेसी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी आपकी अराउंड होनी चाहिए 75%। तो जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी वो आपके स्कोर्स पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, थर्ड मंथ सितंबर, स्पीड बिल्डिंग एंड फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स अभी से देना स्टार्ट करना है, लास्ट का वेट मत करना है। अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 1 या 2 मॉक्स पर वीक से स्टार्ट कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे मॉक्स नहीं देना है, क्योंकि अगर डेली मॉक्स दे रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। मॉक्स दे दिया, एनालाइज कर लिया, अब जो मिस्टेक्स, जो वीक एरियाज आए हैं उनका करना क्या है, उनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मॉक्स देते जाओगे, मिस्टेक्स निकालते जाओगे और उनका पाइल अप होता जाएगा। ठीक है, तो एनालिसिस कर रहे हो तो सेक्शनल टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले तो टॉपिक टेस्ट दो, अगर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, मंथ 4, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड गैप ब्रिजिंग। अब देखो अक्टूबर के बाद से ना बहुत ज़्यादा धक धक चालू हो जाती है। धक धक तो वैसे जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। उसके बाद क्लैट 27 में पैटर्न चेंज भी एक्सपेक्टेड है, बट देखो अब अगर पैटर्न चेंज की बात करें तो इतना कुछ भी मेजर चेंज नहीं होना है। हुआ भी तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैटर्न या कुछ भी अगर चेंज हो रहा है वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए हो रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है। अब जो इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं उनमें से आधे पैनिक करने में रह जाएंगे कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। कुछ बचा हुआ 10-20% स्टूडेंट्स होंगे जो अब नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, नई स्ट्रैटेजी बनाना ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसमें टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बट अगर पैनिक ही करते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड अभी से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंज होगा तो सबके लिए होगा एंड कुछ इतना मेजर चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं तो कुछ भी चेंज हुआ आप उससे कोप अप कर लोगे। ओके, अब बात करें अक्टूबर की। देखो परफॉर्मेंस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं करते तो जा रही हूँ, मॉक्स दे रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट क्या मैंने 5 मॉक्स दिए हैं, 10 मॉक्स दिए हैं, उनमें मैं सेम टाइप की मिस्टेक रिपीट कर रही हूँ? इफ़ येस, तो फिर मैं इंप्रूव क्या कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड गैप ब्रिजिंग। मंथ 5 विच इज नवंबर, लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि 6 दिसंबर को तो पेपर ही है जो एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, 6 दिसंबर तक अपने को फुल प्रिपेयर्ड, फुल रेडी रहना है फॉर एनीथिंग। अब नवंबर में आपका चलेगा फाइनल रिवीजन एंड मेंटल कंडीशनिंग। देखो फाइनल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जब बोर्ड्स देते हो, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं अपन, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। उस दिन को याद करो जब आपने सोचा था कि मैं क्लैट की तैयारी करूँगा, क्लैट दूंगा, उस दिन मेंटली प्रिपेयर्ड थे ना, तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी में वैसे ही अपने को मेंटली स्ट्रांग रहना है। ठीक है, अब देखो अगर अपन इन 5 महीनों की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला टाइम है वो एंड तक रहेगा, बट उसका जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा,
क्योंकि एंड तक जाते जाते, नवंबर तक जाते जाते जो आपके 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल एंड क्यूटी, नवंबर में कोई नया कॉन्सेप्ट कवर नहीं करना है। जितनी चीज़ें करनी थी अभी कर लो, बहुत है। नवंबर में कुछ भी नया नहीं। करंट अफेयर्स डेफिनेटली, करंट अफेयर्स आपको नवंबर तक तो कवर करना है, तो वो तो थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब मॉक एनालिसिस एंड स्पीड अभी कम है, मॉक कम दे रहे हैं, स्पीड भी कम होगी, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बट नवंबर तक 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं, एनालिसिस भी अच्छे से करना है, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है। मूविंग ऑन, अब डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं। अब आप स्कूल जाते हो, ड्रॉपर हो, कोई किसी भी स्टेज पर हो, ये चीज़ें तो आपको करना ही है। सबसे पहला न्यूज़पेपर, 60 to 90 मिनट्स, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एडिटोरियल्स हैं। अब देखो, अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स के पर्पज़ से कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट करंट अफेयर्स ही मेन नहीं है न्यूज़पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़पेपर में वो है एडिटोरियल्स, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल्स ही है जो आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इनमें आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो एडिटोरियल्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कोई दिन ऐसा जा रहा है कि पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिटोरियल स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ऑलराइट, सेगमेंट 2, करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स जितना ब्रेक लेते जाओगे, आज नहीं कवर किया, कल नहीं कवर किया, वो पाइल अप होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स इज समथिंग जो डेली जिसका सिलेबस बढ़ रहा है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां आपने करंट अफेयर्स कवर ना किया हो या रिवाइज ना किया हो। मिनिमम 2 टॉपिक्स डेली, एक नया एक पुराना, एंड डेली नोट्स प्लस वीकली रिविजन। नोट्स खुद के बनाना है, कंपेंडियम्स पे भी रिलाई कर रहे हो, कर सकते हो, बट एट द एंड आपके पास कुछ होना चाहिए एकदम छोटा सा जिससे फटाफट रिवाइज कर लो। योर नोट्स आर द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि देखो उसमें आपके अकॉर्डिंग आप चीज़ें लिखते हो, आपको कैसे समझ आया, एंड खुद के नोट से रिवाइज करना बहुत ईजी होता है। अब देखो, रिवाइज कर रहे हो, उसके लिए एक सबसे ईजी टेक्निक है रिकॉल, ठीक है। सीधे आपके नोट्स खोल के पढ़ने मत बैठ जाना, वो करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। सीधे टॉपिक देखो, क्या टॉपिक है, खुद से क्वेश्चन करो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो वेरी गुड, जिनका आंसर नहीं दिया है वो एक बार वापस से रिवाइज कर लो। इससे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी से चौथी बार में ना आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड, रीडिंग स्टैमिना। अब देखो, 2 से 3 पैसेजेस डेली सॉल्व करने हैं, इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल के, ठीक है। इसमें 200 वर्ड्स पर मिनट का अपने को टारगेट रखना है रीडिंग स्पीड का, क्योंकि अगर इतनी स्पीड से पढ़ रहे हो तो ही पूरा पेपर जो इतना बड़ा आता है 30-40 पेजेस का, इतने बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, वो पूरे पढ़ पाओगे। नेक्स्ट इज कॉन्स। सच सच बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्यूटी बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर क्यूटी सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, 10 से 12 नंबर जो आप इजीली सिक्योर कर सकते हो, आप पूरे 12 on 12 क्यूटी में सिक्योर कर सकते हो, वो आप ऐसे ही छोड़ के आ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीक हैं, डेफिनेटली हैं, वीक है मैथ्स में, बट अगर डेली 2 DIB प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर क्यूटी। पहले 2 हफ्ते बस ये ट्राई करो कि बिना टाइमर के आप सॉल्व करो, तीसरे वीक से ना टाइमर लगा के सॉल्व करना चालू करना, कि बस ये ट्रैक करना मुझे टाइम कितना लग रहा है क्यूटी सॉल्व करने में। बट क्यूटी पे बिल्कुल भी ये मत करना कि मैं छोड़ के आऊँगा, छोड़ के आओगे तो NLU, अगर बैंगलोर सोच रहे हो, हैदराबाद सोच रहे हो, ये भी छूट जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स भी रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, ये तो करना ही है, ये आते ही हैं एग्जाम में। अब देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक स्कूल गोइंग, एक गैप ईयर वाले। अब स्कूल गोइंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्कूल चालू हो गए हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, एंड 1-2 महीने में टेस्ट भी हो जाएंगे, एग्जाम्स भी आ जाएंगे, मिड टर्म्स आ जाएंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो वीक डेज है जिसमें आप स्कूल जा रहे हो, 3 to 4 आवर्स क्लैट को देना ही है, जो अभी मैंने मस्ट डूज बताए हैं वो कवर करना ही है, ठीक है। बाकी जो वीकेंड्स है 6 to 8 आवर्स आप दे सकते हो क्लैट की प्रिपरेशन को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड अभी देखो, मिड टर्म्स आने वाले हैं, टेस्ट आने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। फेस्टिवल्स में जो आपको हॉलीडेज़ मिलेंगी वो यूटिलाइज करना है आपको क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। फेस्टिवल है, आई नो, बट क्लैट सबसे बड़ा फेस्टिवल, ठीक है, तो उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है अपने को। अब सिलेबस इंटीग्रेशन, देखो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे आपके क्लैट के सब्जेक्ट से, तो उनको साथ में पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। अगर
क्लैट की पढ़ाई 3 से 4 घंटे कर रहे हो, 1 घंटा रखो स्कूल की पढ़ाई के लिए। एक दिन भी एक सब्जेक्ट कर रहे हो अगर स्कूल का, इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि देखो क्लैट 6 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा पूरे स्कूल का सिलेबस खत्म करने के लिए। ठीक है। वीकेंड, सैटरडेज फॉर फुल मॉक, संडे फॉर डीप एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स बैकलॉग्स। बट आई वुड सजेस्ट कि देखो सैटरडे दे सकते हो या तो संडे दे सकते हो। संडे होता है 2 से 4 क्लैट का पेपर, तो आई वुड सजेस्ट कि संडे दो। सैटरडे एनालिसिस के लिए रख लो कि पूरे वीक में क्या क्या किया है, जो लास्ट मॉक में मिस्टेक करी है वो रिपीट नहीं करना है। प्लस करंट अफेयर्स रिविजन डेली तो कर रहे हो, वीकली रिविजन के लिए रखो सैटरडे। ठीक है। इसके बाद इनकंसिस्टेंसी। अब देखो डेली 10 घंटे पढ़ाई करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, बट डेली आपको एटलीस्ट कुछ तो करना ही है। 3 चीज़ें ऐसी रखना ही है कि ये तो मैं कवर करूँगी ही, कितना भी अच्छा दिन हो कितना भी बुरा दिन हो। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनी ना तो वो ब्रेक लगते जाएंगे, और वो ब्रेक लगते जाएंगे चीज़ें वैसे वैसे पाइल अप होती जाएगी। तो नो मैटर स्कूल है, एग्ज़ाम्स हैं, कुछ भी हैं, कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल्स हैं। ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो माइंड सेट भी होना चाहिए, तो नॉन नेगोशिएबल्स भी होना चाहिए। अब अगर गैप ईयर है या ड्रॉपर हो, सबसे पहली चीज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें, वो कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 से 12 घंटे में इफेक्टिव पढ़ाई कितनी हो रही है ये ज़्यादा मैटर करता है। बच्चा 10 घंटे बैठा तो है, बट क्या वो पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है, जो वो पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए क्लैट की प्रिपरेशन में कभी भी टाइम बेस्ड शेड्यूल नहीं होता है कि मैं 4 से 5 ये करूँगी, 5 से 6 ये करूँगी। हमेशा टास्क बेस्ड होता है, क्योंकि हो सकता है आज मुझे किसी टास्क में ज़्यादा टाइम लगे, कल कम लगे, तो उस अकॉर्डिंग टास्क होते हैं, बट टाइम नहीं होता है। डीप डाइव्स, स्पेंड इक्वल टाइम राइटिंग एंड एनालाइजिंग द मॉक्स। देखो अब अगर 2 घंटे का मॉक है, मिनिमम 2 घंटे एनालिसिस को देना ही है। अब जिन बच्चों को एनालिसिस करना ही नहीं आता है या एनालिसिस करने का मन ही नहीं होता है, अगर मन नहीं होता है ना तो क्लैट की प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब एनालिसिस करना कैसे है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस ऐसे करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने मॉक में गलत करे हैं या अटेम्प्ट ही नहीं करें, उनको दोबारा सॉल्व करना है बिना टाइमर के, ताकि जो सिली मिस्टेक्स हैं, जहां आपने कॉम्प्रिहेंशन में मिस्टेक करी, ये सारी मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। इसके बाद इन सार को मैच करना है जो एक्सप्लेनेशन दी है कि आपकी क्या रीजनिंग थी और एक्सप्लेनेशन में क्या रीजनिंग दी है, एंड ये सारी मिस्टेक्स आपको लिखना है आपकी मॉक डायरी में। उसके बाद जो आपके टीचर्स हैं, पर सब्जेक्ट जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे कनेक्ट करना है कि अब ये मैंने गलती करी है तो अब इसको सही कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। ये होता है मॉक एनालिसिस, एंड इसमें 2 से 3 घंटे लगते ही हैं, बट ये सबसे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन है आपके टाइम का अगर आपको क्लैट क्लियर करना है तो। सॉल्व 40 to 50 एक्स्ट्रा लीगल लॉजिकल पैसेजेस वीकली। ठीक है। इतने तो पैसेजेस आपको सॉल्व करना है, टाइम ज़्यादा है तो अपने को प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, एनालिसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है। बर्नआउट, अब देखो ये भी होता है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास कुछ करने को है नहीं, दिन भर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और पढ़ना है, बट एक फिर पॉइंट आता है कि अब एग्जॉस्ट हो जाते हो, और जब एग्जॉस्ट हो जाते हो ना तो एक बड़ा सा ब्रेक लग जाता है प्रिपरेशन में कि 2-3 दिन कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो पूरे दिन में 6 से 8 घंटे तो पढ़ रहे हो, बट 1 या 2 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए आपके दिन में। ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का क्या प्लान होना चाहिए, कंसेप्चुअल मास्टर क्लास। अब देखो जो भी लीगल है, लॉजिकल है, इंग्लिश है, कॉन्स है, इन सब के बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर है ना, प्रैक्टिस और मॉक देना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे आता है, अब बस मुझे प्रैक्टिस करना है। मॉक फ्रीक्वेंसी 1 मॉक पर वीक, एंड जब से मॉक देना स्टार्ट किया है तब से मॉक डायरी फिल करना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, अगर मॉक डायरी अच्छे से मेंटेन की है, सारे अपने एरर्स जो हैं, मिस्टेक्स जो हैं वो लिख के रख रहे हो, हर हफ्ते जब देखोगे ना, पूरे मंथ के एंड में जब एक मैक्रो एनालिसिस करोगे कि मैंने हर मॉक में क्या क्या मिस्टेक करी है, क्या रिपीट कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक मैं हर बार ही गलत कर रहा हूँ, इतना ईजी हो जाएगा। आपके पास 4 पेजेस रहेंगे, चारों में बस ये देखना है कि मैंने क्या गलती करी है। ठीक है। इसलिए मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉक डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सिर्फ मार्क्स लिख लेते हैं और ये नहीं लिखते हैं ना कि मैंने मिस्टेक क्या करी है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मार्क्स के साथ साथ ये भी लिखना स्टार्ट करो कि अब गलती क्या करी है, तो एंड में जाके जल्दी जल्दी फटाफट से उन गलतियों पे वर्क कर पाएंगे।
एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। अब देखो स्कूल में अगर आपके 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, बट अगर कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो दोनों बहुत अलग होते हैं, स्कूल की पढ़ाई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई। ठीक है, ये पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, स्कूल में नॉलेज बेस्ड होता है, रट्टा मार लिया चलेगा। तो अगर स्कूल में 90% ला रहे हो, प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि फर्स्ट मॉक इटसेल्फ आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। 40 से स्टार्टिंग होती है, 30 से स्टार्टिंग होती है, बहुत से बच्चों की 20 से भी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट करना ज़रूरी है। और देखो मॉक देने से डरना नहीं है, मॉक देने से डरोगे तो होगा ये कि जो एग्ज़ाम डे है उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे। तो मॉक देने से कभी नहीं डरना है। मॉक देने से ये नहीं पता चलता कि अब मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे बस मॉक इज़ जस्ट अ फीडबैक, उसको फीडबैक की तरह लो एंड उस पर इम्प्रूव करो, दैट्स इट। उससे कोई मोरल डाउन नहीं होना है, कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना है। कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रहा है तो बस ये देखो कि मेरी गलती क्या है और मेरे को उस पर वर्क करना है, दैट्स इट। मॉक कहीं से कहीं तक नहीं बताता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपकी पूरी प्रिपरेशन पे और उससे भी ज़्यादा एग्जाम डे पे। नेक्स्ट, स्पीड इज सिंपली बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब जो बच्चे अभी से 120 क्वेश्चंस कर रहे हैं अटेम्प्ट, बट उनके नंबर 30-40 आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो मॉक अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी से स्पीड के पीछे मत भागो, अभी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो एटलीस्ट 75% सही होने चाहिए उसमें से। भले ही 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 70% सही होना चाहिए, बट 120 मत अटेम्प्ट करो, मोराल एकदम से नीचे हो जाएगा। ठीक है, फेज 2 मंथ्स 3 एंड 4, द टेस्टिंग फेज एंड वॉल्यूम स्केलिंग। अब देखो मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। क्योंकि अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो, मैं बार बार हमेशा यही बोलती हूँ, मॉक दे रहे हो तो एनालाइज करो, वरना कोई मतलब नहीं है। खाना पूरी रेसिपी देख ली, बना लिया, बट खाया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कैसा बनाया था। ठीक है, तो वही है मॉक के साथ, दे दिया उसके बाद एनालिसिस करो। अब देखो सबसे पहला आता है स्केल अप। जो अपना सेकेंड फेज आएगा उसमें एटलीस्ट 2 to 3 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक देना ही है और एनालिसिस करना ही है। जो आपका लास्ट मॉक भी होगा ना, उस तक का आपको एनालिसिस करना है, ताकि वो मिस्टेक आप फ्लैट में ना करो। तो एनालिसिस तो कभी नहीं छोड़ना है। 100+ बेंचमार्क। अब देखो सेकेंड फेज तक आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है पेपर में। हमेशा अपन एक्यूरेसी के साथ नहीं प्ले कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 90% एक्यूरेसी आती है, बट एक्यूरेसी ड्रॉप ना हो इस चक्कर में वो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। अब अगर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो मार्किंग तो उसी में से होगी ना। 120 अटेम्प्ट करोगे तब जाके स्कोर बढ़ना चालू होंगे, इसलिए स्टैग्नेंसी भी आ जाती है। तो एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड फेज में अपने को एनी हाउ 100+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है। सेक्शनल ट्यूनिंग। Isolate weakest 2 sections. Deploy 3 additional sectional tests per week specifically for these. अब देखो जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे, आपकी टाइमिंग, जो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा। रीडिंग स्टैमिना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है। तो जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्शंस है ना, उनके थोड़े ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देना चालू करना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग डिसिप्लिन। ट्रेन योर गट, स्किप क्वेश्चंस इमीडिएटली वेयर कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स बिलो 50%। अब देखो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैम समझ ही नहीं आता है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर फर्स्ट 3 सेकेंड्स में जो आपने आंसर निकाल लिया है वो मार्क कर दो, उसके बाद अगर कोई डाइसी हो रहे हो कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाता है। ईदर आंसर इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स और लीव इट। ठीक है, नेक्स्ट, मिशन कंट्रोल। ऑटोमेटिंग द फीडबैक लूप टू एक्सपोज ब्लाइंड स्पॉट्स। अब सबसे पहला है फुल लेंथ मॉक देना। मॉक तो दे दिया, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, ऑटोमेट मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड स्पॉट नेगेटिव मार्किंग ट्रेंड्स। एनालिसिस, कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे सही करना है। अब देखो, अब अगर आप लॉ प्रेप के पोर्टल पे मॉक दे रहे हो या लॉ प्रेप में ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी मॉक्स दे रहे हो, तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है पोर्टल पे, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज सब आ जाते हैं। तो वहाँ से देखो कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं एंड उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। Allocate study hours strictly based on weak areas identified. Refine. High yield practice. Stick to one primary source per section. No random book juggling.
अब 10 बुक्स ले लोगे, 50 बुक्स ले लोगे, बट अगर प्रैक्टिस ही अच्छे से नहीं कर रहे हो, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो इतनी बुक्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो जस्ट स्टिक टू 1 बुक पर सब्जेक्ट, उसमें से प्रैक्टिस करो, उसमें से एनालिसिस दो करो, एंड मॉक्स दो, सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, फेज 3, मंथ 5, पीक, टेपर एंड कंडीशन द बायोलॉजिकल क्लॉक। अब देखो, मॉक्स दो, लास्ट मंथ में बिल्कुल दो, 2 से 3 मॉक्स दो, बट 2 से 4 के टाइमिंग में ही दो। एंड जो भी मॉक दो ना, स्टार्टिंग से 2 से 4 बजे के बीच ही देना, ठीक है, संडे को। एंड एक और चीज़, संडे को तो मॉक दे ही रहे हो, बाकी दिन ये ट्राई करना है कि 2 से 4 बजे के बीच हमें सोना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है, हमें पढ़ाई करना है। 2 से 4 का ऐसा टाइम है कि अगर एक बार सोने की आदत डल गई कि दिन में सोना है, उस दिन भी नींद आएगी जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। रिफ्लेक्स एक्शन, कन्वर्ट नोन कॉन्सेप्ट्स इनटू प्योर रिफ्लेक्स। अब देखो, जो आता है वो इतने अच्छे से आना चाहिए कि बस क्वेश्चन दिखा एंड अपने को पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। एंड नो न्यू टॉपिक्स, नवंबर में कोई नया टॉपिक, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर कुछ नया पढ़ भी लोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एंड अक्टूबर तक ये टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, बहुत टाइम है, 4 महीने हैं, आराम से सब कुछ कवर कर सकते हो। द रिविजन लूप, द कॉम्प्रिहेंसिव 4-month एरर लॉग इज नाउ योर सोल प्राइमरी स्टडी मटेरियल। क्योंकि देखो, अगर आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो, उसके बाद अगर मॉक का मैक्रो एनालिसिस कर रहे हो कि पूरे मंथ में मैंने जितने मॉक दिए हैं उनमें से क्या क्या रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं मेरी, तो वहाँ से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बनाना। मॉक किया, मॉक एनालिसिस किया, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है। CA sprints, execute multiple fast-paced revisions loops covering the last 6 months of current affairs notes। अब देखो, पूरे साल की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट 6 मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, उसमें आपका 60% टाइम जाता ही है करंट अफेयर्स के रिविजन में। तो अब तब अगर ज़्यादा टाइम लगने लग जाए रिविजन में, कोई दिक्कत नहीं है, दो, आराम से दो। द मेंटर्स डायरेक्टिव्स, अब देखो, सबसे पहली चीज़, प्रोसेस ओवर पैनिक। लो मॉक स्कोर्स आर merely डेटा पॉइंट्स एंड टैक्टिकल फीडबैक, नॉट योर फाइनल डेस्टिनी। मॉक स्कोर्स कभी ये डिसाइड नहीं करते कि आपका क्लैट में क्या होने वाला है, कौन सी रैंक आएगी, क्या AIR आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। इट्स जस्ट अ फीडबैक, फीडबैक की तरह लोगे, उस पर इंप्रूव करोगे, डेफिनेटली मॉक स्कोर्स इंप्रूव होंगे। एक्यूरेसी बिफोर स्पीड, अगर एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड विद टाइम आराम से बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट फोकस अपना होना चाहिए एक्यूरेसी, ना कि स्पीड। स्टे इन द जोन, प्रोटेक्ट योर पीस इन द फाइनल स्ट्रेच, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर एरर लॉग्स एंड कंप्लीटली ट्यून आउट एक्सटर्नल नोट्स। अब देखो, अगर खुद पे भरोसा है तो डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। दूसरों की बातें मत सुनो, इतना मत ध्यान दो कि यार तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद पे भरोसा है और खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा है, क्लैट बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अभी भी सोच रहे हो क्लैट देना है नहीं देना है, देन डोंट वरी, लॉ प्रेप इज कमिंग अप विद द एलीट बैच विच इज़ अ 5-month बैच, जिसमें आपका पूरा सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच कवर हो जाएगा। तो अगर अभी भी सोच रहे हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और लॉ प्रेप है तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, ओके, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अब अगर जो भी डाउट्स हैं प्रिपरेशन को लेकर, क्या करना है, कैसे करना है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, आपकी सारी क्वेरीज आंसर की जाएंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।